हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी सोशल साइंस टीचर कंचन मैम और मैं आ गई हूं आपके पास फिर से एक नया टॉपिक का रिवीजन लेकर। और उस टॉपिक का नाम क्या है? द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यस, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल। तो ये घना जंगल कहाँ पे है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। यस, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि कोई और भी है जो हमारे साथ इस जर्नी में चलेगा और वो भी जानेगा इस घने जंगल की जो लैंड है, ज़मीन है, उसके बारे में। यस, और उस ज़मीन का नाम क्या है? बेसिकली उसका नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यस, ओके। सो यस, इसी का ही आज हम रिवीजन करने वाले हैं। आपका एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। यस, अरे राहुल जी भी हैं हमारे साथ। क्या बोल रहे हैं ये कि ट्रिप पे ज्वाइन करें? वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी ऑन अ ट्रिप टू डीआरसी? डीआरसी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यस, ये क्या है? दिस मीन्स योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ओनली। और ये भी चल रहे हैं हमारे साथ ट्रिप पे। बिल्कुल, हम तो वैसे ही जा रहे थे, आप भी चल रहे हो, चलो। ओके, बट हाँ, अब देखो, किसी भी जगह पर जाने के लिए हमें कुछ उस जगह के बारे में पता तो होना चाहिए, इजंट इट? फाइन, तो लेट्स नो अबाउट दिस डीआरसी कि ये डीआरसी है क्या। फाइन, ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पे है। हम तो इंडिया में रहते हैं। फाइन, अब इस पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया आपको दिख रहा है कहीं पे कि इंडिया कहाँ है? ढूंढते हैं ज़रा, क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव, ये हमारा आ गया अफ्रीका। ओके, अफ्रीका यहीं पर है। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज देयर एंड देन वी हैव व्हाट? ओह, दिस इज इंडिया। यस, वी फाउंड इंडिया ओवर हियर। दिस इज ओवर हियर। ठीक है, अरे वाह, इंडिया तो है, इसका मतलब हम यहाँ पर कहीं पर रहते हैं। बिल्कुल। मैं तो राजस्थान से हूँ। आप जहाँ से भी हो, आप मुझे चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ओके, तो यहाँ से, इंडिया से हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है अफ्रीका में, इस प्लेस पर। कहाँ पर? इस प्लेस पर। और इसका नाम क्या है? दिस नेम इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ओके, तो इतना दूर फ्लाई करके हम जाएंगे। ऑफ कोर्स फ्लाइट से ही चलेंगे, देखो, है ना, फ्लाइट से ही जाने का है, राइट? सो यस, इनकी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा? तो जितना मुझे पता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 10,937 किलोमीटर्स। फाइन, और जब हम फ्लाइट लेंगे फ्रॉम मुंबई टू कॉन्गो बेसिकली, राइट, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा? इट विल टेक अस अप्रोक्सीमेटली 17 आवर्स, राइट? 17 घंटे लगेंगे कॉन्गो पहुंचने में। बट कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट, बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाली है हमारी। यस, ओके, और उसके लिए अब ट्रिप पे जा रहे हैं, पैकिंग तो करनी पड़ेगी, इजंट इट? अब हमें इंडिया से फ्लाई करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना है और वहाँ पर हमें कॉन्गो, जो वहाँ की ये कंट्री है, वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो कपड़े लेके जाएंगे, पैकिंग करनी पड़ेगी, है ना? और किसी भी जगह पर जाते हैं तो पैकिंग तो अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है। तो ये जानना पड़ेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर ठंडा क्लाइमेट हुआ तो ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, और अगर बहुत गर्म क्लाइमेट हुआ तो देन वी कैन टेक सम कॉटन क्लॉथ्स, राइट? सो वी नीड टू नो अबाउट दिस। बट यस, बिफोर नोइंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस जो है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ दैट प्लेस ऑन अर्थ। फाइन, अर्थ पे उसकी पोजीशन क्या है, उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, उसका टेम्परेचर कैसा होगा। और वेदर और क्लाइमेट आपने रिवाइज किया हुआ है चैप्टर। ओके, सो यस, ऑफ कोर्स अगर हम एंटार्क्टिका जाएंगे तो हमें पता है वहाँ का बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्गोस पोजीशन ऑन अर्थ, कि अर्थ पर ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके, ओह यस, हाँ भाई, इन्होंने हमारा कंसर्न ले लिया, कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही बता दिया था। यस, ओके, तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। अर्थ पे अब हम देख रहे हैं कि कॉन्गो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ताकि हम उसका क्लाइमेट जान सकें। फाइन, सो वी नो कि ये जो बीच में एक सबसे बड़ी वाली लाइन जाती है, लेट मी टेक सम अदर कलर। सो यस,
ये जो एक लाइन जा रही है यहाँ से, सबसे बड़ी वाली जो ये लाइन है, और ये हमारे कॉन्गो को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। और देखो हमारा इंडिया ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। और हमारा इंडिया लेकिन इससे थोड़ा ऊपर है, फाइन। और ये हमारी है 0 डिग्री वाली इक्वेटर। क्या है ये? दिस इज इक्वेटर, है ना। और हमें एक चीज पता है कि अर्थ पर इक्वेटर पर और इक्वेटर के आसपास के एरियाज में जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करते हैं, फाइन। तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और अब आप देखो कि ये जो कॉन्गो है ये इक्वेटर लाइन पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है? इक्वेटर लाइन पर ही है। तो बेसिकली दिस प्लेस इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन, राइट। सो इट फॉल्स ऑन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके इक्वेटोरियल रीजन पे है तो इसका मतलब यहाँ बहुत गर्मी होने वाली है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा? हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत तेज वाली क्या पड़ती है? गर्मी भी पड़ती है, फाइन। सो इसका मतलब हमें मोस्टली कॉटन के कपड़े रखने पड़ेंगे हमारी पैकिंग में, है ना। यस, ओके। सो अगर इसके क्लाइमेट के बारे में हम और चीज़ें देखें तो बेसिकली इसका क्लाइमेट कैसा है? बिकॉज इट एग्जिस्ट ऑन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अर्थ, सो इट्स क्लाइमेट इज गोइंग टू बी हॉट, इट्स गोइंग टू बी ह्यूमिड, राइट। इट इज गोइंग टू बी वार्म, गर्म होगा, राइट। एंड लेट मी टेल यू कि कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इसका। यस, एंड लेट मी टेल यू कि जो कॉन्गो है, जितना मुझे पता चला, राइट, कि कॉन्गो में मॉर्निंग्स कैसी होती है? हल्की हल्की गर्म होती है, दैट इज टू से वार्म टेम्परेचर होता है। और दिन के टाइम में तो बाप रे बाप बहुत तेज धूप पड़ती है, बहुत तेज तीखी वाली धूप एकदम, राइट। और इवनिंग के टाइम पर, नाइट के टाइम पे टेम्परेचर बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, राइट। सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, राइट। लड्डू भैया याद है? लड्डू भैया जी, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है, दिन में तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इवनिंग के टाइम, नाइट के टाइम पे बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है। यस, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो कहने का क्या मतलब है कि मॉर्निंग के टाइम पर, मॉर्निंग, अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, थोड़ा सा चेंज किया जाए इसको। मॉर्निंग के टाइम पर, आफ्टरनून में और इसी के साथ नाइट में, फाइन। यहाँ पे क्या होता है? मॉर्निंग में वार्म क्लाइमेट होता है तो इसका मतलब हमें नॉर्मल कपड़े ही चाहिए रहेंगे। आफ्टरनून में तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, राइट। एक्चुअली मेरा हैंड फिसल रहा है इस वाले, ये बहुत ही स्मूथ बोर्ड है एक्चुअली, ओके। एंड नाइट के टाइम पे कूल हो जाता है जो टेम्परेचर है, फाइन। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज इन कॉन्गो। एंड इसी के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हैविंग वाटर वेपर इन द एयर, और वाटर वेपर है तो इसका मतलब बारिश होने के चांसेस हैं, राइट। सो यस, यहाँ की बहुत स्कॉचिंग हीट की वजह से, बहुत हीट की वजह से यहाँ क्या होता है? जो पानी है, एंड यस लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक कॉन्गो रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? कॉन्गो, जिसका नाम जायर भी है। इस रिवर का नाम जायर भी है, ठीक है। जायर रिवर और कॉन्गो रिवर, एंड इट बेसिकली ड्रेन्स दिस एंटायर एरिया। बहुत बड़ी, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आप देख रहे हो ये पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है और ये रहा आपका कॉन्गो, राइट। और इस कॉन्गो में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कहने का मतलब है इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी रिवर कहलाती है नाइल, और उससे छोटी वाली जो रिवर है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो है, जो सेकेंड नंबर आती है, यस, पानी में, पानी किसके पास ज़्यादा है? तो उसमें नाइल
टॉप्स द लिस्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आती है कॉन्गो, और यहाँ उसको जायर रिवर भी बोलते हैं, और वो यहीं से ही बहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पानी बहुत बढ़िया क्वांटिटी में है, कोई ऐसे सूखा नहीं पड़ता यहाँ पे। और इसी के साथ पानी है, तो जैसे ही हीट पड़ती है पानी इवेपोरेट हो जाता है, और इवनिंग में यहाँ पे बारिश भी हो जाती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, इवनिंग टाइम में यहाँ पे, इवनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे क्या होता है, रेन्स होते हैं, रेनफॉल होती है। और स्पेशली क्या देखा जाता है कि शाम को 4 बजे के अराउंड हो रही है, इसीलिए इसे 4 o'clock रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 4 o'clock रेन। इसका मतलब अगर जब हम पैकिंग करेंगे तो हमें एक रेन कोट भी अपने साथ रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, इजंट इट? यस। सो this is all about the climate part in Congo. Fine. So this really helps us in packing our stuff for taking a trip to Congo. Right. So I think we are ready, isn't it? Yes, we are. चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। अब देखते हैं कि वहाँ पर खाने में क्या मिलने की उम्मीद है, नहीं तो फिर हमें इंडिया से कुछ कुछ लेकर जाना पड़ेगा, इजंट इट? अब कुछ ऐसा मिल रहा हो बहुत सारा नॉन वेज या इस तरीके से, तो भाई हम तो नहीं खा पाएंगे, राइट? सो यस, तो देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है बेसिकली। सो यस, वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे प्लांट लाइफ या वहाँ पे डिफरेंट ट्रीज एंड ऑल, वो सब कैसे हैं। फाइन। सो सी, कॉन्गो हमने अभी देखा कैसा एरिया है, बहुत ही स्कॉचिंग हीट है। हीट की वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन होता है एंड बार बार प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होता रहता है, बारिश पड़ती रहती है। तो जहाँ बहुत बारिश होती है, हमें पता है कैसा मौसम हो जाता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब तरफ ग्रीनरी हो जाएगी, इजंट इट? आपने अपने घर के आसपास भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी बारिश आती है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। सो सिमिलरली यहाँ पर तो डेली बारिश होती है, डेली शाम को 4 बजे एकदम रूटीन बन गया है, आएगी सही, नॉक नॉक करेगी बारिश कॉन्गो में। तो यस, वहाँ पे कितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी। सो यस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, मतलब बारिश की वजह से जो फॉरेस्ट वहाँ पे पैदा हो गए हैं, जंगल है वहाँ पे, राइट? जंगल है, और वो जंगल कैसे है? एवरग्रीन है, ठीक है? कैसे हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर देयर। एवरग्रीन का मतलब है जो कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते इन अ ईयर, ठीक है? कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जैसे जिनको डेसीडियस ट्रीज बोलते हैं, वो ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है? उनको थोड़ा रिलैक्स करना होता है। बट ये जो ट्रीज हैं, एवरग्रीन ट्रीज, दे आर ऑलवेज ग्रीन। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, सदाबहार जंगल है ये, वाइन। एंड यस, यहाँ पे हमें पता है किस तरीके के ट्रीज मिलेंगे, टॉल ट्रीज मिलेंगे, राइट? और इनकी ब्रांचेस से और इन पर जो लीव्स होती हैं उनसे क्या होता है, एक छत बन जाती है, थिक कैनपी। थिक कैनपी का मतलब क्या है कि एक रूफ टाइप का बन जाता है, ठीक है? इतना डेंस होता है ये रूफ कि यहाँ से कोई सनलाइट भी अंदर नहीं आ पाती, इतना डेंस ढक देता है। अगर आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो जो डायनासोर्स के जंगल थे उसमें नीचे नीचे कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते थे कि बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं था, लगता था कि रात हो गई है, राइट? क्यों? क्योंकि जो लीव्स और ब्रांचेस की वजह से क्या होता था, एक छत बन जाती थी, और छत से हमें पता है कि कुछ भी नीचे तो नहीं आ पाता, तो कोई सनलाइट का एक रे भी नीचे नहीं आ पाती थी, तो बिल्कुल रोशनी नहीं होती। इतना घना जंगल, इतना थिक एंड डार्क जंगल है कॉन्गो में, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा है भाई? इस तरीके का है। अभी खाने पर भी आएंगे, अभी तो हमने देखा कि हाँ, यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं वो पनप सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसे नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच ह्यूज एंड सच डेंस एंड डार्क फॉरेस्ट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, and that's why it is also called as natural zoo in the world, right? Natural zoo of the world, right? So this is about vegetation. vegetation कैसा है? evergreen forest है यहाँ पे, और इनके tall trees की branches
इस तरीके से हैं कि वो एक थिक कैनोपी या एक थिक रूफ बना देती हैं जिसमें से बिल्कुल भी सनरेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती, अंदर नहीं आ पाती हैं जंगल के। ठीक है, इसलिए वो बहुत घना, थिक और डार्क, एकदम बहुत डार्क सा जंगल है। ठीक है, घना सा। यस, सो दिस इज कॉन्गो। एंड आप देख सकते हो कि ये हम क्या देख रहे हैं, थीमेटिक मैप। क्या है, थीमेटिक मैप। मैप महाराज जी से मिले थे ना लास्ट वीडियो में, तो देखो ये थीम बता रहा है कि ये वेजिटेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, वेजिटेशन। राइट, आई होप दिस इज विजिबल। नहीं है ना, वाइट कलर का है, रुको फिर से लिख देते हैं। ये वेजिटेशन बता रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्केल भी दे रखा है। ठीक है, इसमें स्केल भी दे रखा है, एक स्केल भी पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। सो यस, दिस इज अबाउट दिस। तो चलो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यस, है ना, पेड़ पौधों का तो पता चल गया कैसे हैं। अब देखते हैं खाने को यहाँ क्या मिलने वाला है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्गो में जो लोग हैं वो बहुत ही इंडिजीनियस नेचर के हैं। कहने का मतलब है वो अपनी नेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है एंड इसी के साथ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। ठीक है, ये जो एरिया है कॉन्गो, यहाँ पे जो लोग हैं दे आर लाइक ट्राइबल पीपल हु रियली लव देयर कंट्री एंड हु रियली आर वेरी मच अटैच्ड, यस, अटैच्ड विद देयर मदरलैंड, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो यस, इनका पहला काम यहाँ क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। पहली चीज एग्रीकल्चर करके, ठीक है, क्या करके, एग्रीकल्चर करके। तो दिस इज हाउ वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपन्स देयर, राइट। कहने का मतलब है जब हम लोग, मैं और राहुल जी, हम लोग जहाँ कॉन्गो जा रहे थे, तो हम जब कॉन्गो पहुँचेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे लोग सुबह को उठकर अपने खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, हम हमारे शहरों में क्या देखते हैं कि यहाँ पे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, बाय गोइंग टू डिफरेंट ऑफिसेस, राइट। जो रूरल एरियाज में है दे आर गोइंग टू देयर फार्मलैंड्स फॉर वर्किंग ओवर देयर, right. So similarly Congo people they go to their respective farmlands to earn living, right. वहाँ पर हम देखते हैं पैसा कमाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरी है माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी लैंड है, राइट, जो हमारी लैंड है उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यस, वहाँ के लोग उनको डग आउट करते हैं, निकालते हैं एंड देन दे मेक यूज ऑफ देम। मोस्टली दे एक्सपोर्ट दोज रिसोर्सेज, दे इवन एक्सपोर्ट देयर सरप्लस प्रोड्यूसेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वाई सो, क्योंकि कॉन्गो में जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इतनी डेवलप्ड नहीं है एज सच, राइट। इसीलिए पीपल वहाँ, जो लोग हैं वहाँ पे, वो मोस्टली या तो खेती करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं। फाइन, सो दिस इज द थिंग, राइट। एंड मोस्टली एग्रीकल्चर में वो कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो, अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट हो जाना, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, ठीक है, मैं देखो फिर से शिफ्ट हो रही हूँ। तो कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब एग्रीकल्चर इज एडजेक्टिवाइज्ड विद दिस वर्ड कॉल्ड शिफ्टिंग। कहने का मतलब हम एग्रीकल्चर शिफ्ट कर करके कर रहे हैं एंड एक्चुअली में यही होता है। कैसे होता है बताती हूँ। सी, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक लैंड है ना, कोई और लेना चाहिए, वेट अ सेकेंड, ये एक लैंड है, ठीक है, एक फार्मर की ये लैंड है बेसिकली। अब फार्मर ने यहाँ पे बहुत सारी क्रॉपिंग कर ली। ये क्या है, क्रॉपिंग, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर लिए। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स भी ये लोग ग्रो करते हैं। फाइन, ये इन्होंने ग्रो कर लिए, ठीक है। एंड नाउ दिस फार्मर, लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली, ये जो फार्मर है ये यहाँ पे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, उनको क्या लगता है कि अब
कंटिन्यूसली उसी लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो करते करते इसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब कि जो हमारा खेत पहले बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, जिसमें हमारी बहुत सारी क्रॉप्स उग पा रही थी, ग्रो कर पा रही थी, वो अब नहीं हो रही हैं, राइट। अब वो बैरन लैंड हो गई है, ठीक है। बैरन मतलब बंजर हो गई है, अब उसमें हम खेती नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। जब ये ऐसी लैंड बन जाती है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली उसके बाद कि यहाँ पर इसको छोड़ करके वो किसी और एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। अब किसी और एरिया में हमें पता है वहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट ऑलरेडी है, तो इस एरिया को पहले वो क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे, वहाँ के वेजिटेशन को हटाएंगे या जला देंगे बेसिकली, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये लोग अब ये पहली जो जगह थी इसको छोड़ के अब सेकंड वाली जगह पर क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पे भी इनफर्टिलिटी आ जाएगी, मतलब बैरन हो जाएगी लैंड, देन दे विल अबैंडन दिस लैंड ऑल्सो एंड दे विल शिफ्ट टू अदर पीस ऑफ लैंड एंड दे विल अगेन रिपीट द प्रोसेस। फाइन। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लैंड को वेजिटेशन वहाँ पे क्लियर करते हैं बाय बर्निंग ऑल दोज ट्रीज एंड ऑल, राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स एग्रीकल्चर इज हैपेंड ऑन दैट पीस ऑफ लैंड एंड यस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब बहुत बार एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर लिया और वो जो लैंड है उसने अपनी फर्टिलिटी को लूज कर दिया, बैरन हो गई वो लैंड, थक गई आफ्टर ऑल, ठीक है, थक गई, तो क्या हो जाएगा कि अब वो और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो फार्मर क्या करेगा, उस लैंड को छोड़ देगा और आगे चला जाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, ठीक है। अ फार्मर इज शिफ्टिंग बेसिकली, फाइन। एंड हाउ इज इट शिफ्टिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ स्लैश एंड बर्न, है ना। पहले स्लैश किया, वहाँ के वेजिटेशन को हटाया, जलाया, बर्न किया, वहाँ पे वेजिटेशन किया, दैट इज टू से एग्रीकल्चर किया, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसे छोड़ दिया। 4 स्टेप्स की, ठीक है। क्या क्या किया, सबसे पहले स्लैश, स्लैश का मतलब किया क्लियर किया हमने पूरा लैंड को, फिर उसके बाद बर्न किया, ठीक है, जला दिया, फिर उसके बाद क्लियर हो गई तब वहाँ पर एग्रीकल्चर किया गया, ठीक है, राइट। और फिर फाइनली जब बहुत बार एग्रीकल्चर भी हो गया तो उसे लेफ्ट कर दिया, छोड़ करके, मतलब यहाँ फिर शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पर, ठीक है। सो दिस हैपन्स बेसिकली इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फाइन। सो दिस इज द थिंग। अब इस एग्रीकल्चर में वो क्या क्या ग्रो करते हैं बेसिकली, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको वो ग्रो करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में 2 तरीके की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, कैश क्रॉप्स एंड आपकी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती है, खाने वाली, जिनको जो किसान है वो इसलिए ग्रो करता है ताकि उन्हें खाया जा सके, ताकि उनका जो यूज़ है वो खाने में आ सके। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिससे जो फार्मर है उसको बेसिकली पैसा मिलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैश क्रॉप में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉटन का। अब आप लोग मुझे बताओ, कॉटन को खाते हैं कि पहनते हैं, खाते हैं क्या कॉटन को, नहीं ना, तो फूड क्रॉप तो नहीं हुई, खाने वाली क्रॉप तो नहीं हुई। कैश क्रॉप कैसे हुई, क्योंकि कॉटन को ग्रो करके हम उसे आगे इंडस्ट्री में भेजेंगे, है ना, आगे उसे इंडस्ट्री फैक्ट्री में भेजेंगे बेसिकली, फिर वहाँ पर उसको प्रोसेस करके मशीन्स के थ्रू रन करके और फिर हमें कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैश क्रॉप ग्रो की, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कैश क्रॉप हमेशा नॉट एडिबल ही हो, कहने का मतलब कि वो खाने वाली नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, फाइन। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी कुछ कुछ क्रॉप्स जो खाने वाली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव शुगर। शुगर क्या है, शुगर को तो हम दूध में मस्त डाल डाल के खाते हैं, है ना, पीते हैं, बेसिकली दूध को खाते थोड़ी ना, पीते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं, मैंने तो बचपन में बहुत चीनी खाई है, आपने खाई है क्या, तो बताना मुझे, है ना, क्या भी खाते हो आप, ओके। सो चीनी को हम लोग खाते हैं तो फूड क्रॉप हुई, बट बेसिकली उस शुगर को हम यूज़ करते हैं फर्दर जूसेस में, या मे बी आप देखोगे कि आगे कोई और प्रोडक्ट बनाने में, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ
कैश क्रॉप, क्योंकि वहाँ से पैसा जनरेट होता है। फाइन, सो दिस इज द थिंग। सो ये डिफरेंट तरीके की फूड क्रॉप्स, ये डिफरेंट तरीके की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन कॉन्गो। एक है आपकी कैश क्रॉप्स, एक है आपकी फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स बेसिकली अगर हमें अब इनके नाम हमें याद करने होंगे तो हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस देती हूँ। ठीक है, आप बस उसको याद कर लेना एंड आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, बट जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और वो फ्रेंडशिप किससे करनी पड़ेगी? रूबी से। ठीक है, तो रूबी क्या है भाई? रूबी कॉटन पहनती है। ठीक है, सो शी वियर्स कॉटन, एंड इसी के साथ जो रूबी है वो क्या करती है? अपनी कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ में, कोको चॉकलेट बेसिकली जो होता है, चॉकलेट मिल्क, अगर आपने अगर इफ़ यू लाइक टू हैव इट, राइट, तो कोकोआ में शुगर डाल के पीती है। ठीक है, एंड इसी के साथ रूबी और क्या करती है? कॉटन तो पहनती है, कॉफ़ी, टी और कोकोआ में शुगर डालकर वो पीती है। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या करती है? कसावा, मेज, ग्राउंड नट्स, ठीक है, राइस एंड बनाना। बनाना को वो क्या करती है? बेसिकली इन सबको वो पाम ऑयल में पका करके खाती है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये जो रूबी है वो और कोई नहीं, रबर है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस क्रॉप्स जो कि ग्रो होती हैं, कहाँ पर ग्रो होती हैं? कॉन्गो में। ठीक है, राइट, तो कौन कौन सी हैं? रबर, कॉटन, कॉफ़ी, टी, कोकोआ, शुगर एंड योर पाम ऑयल। ये सब तो क्या हो गई आपकी? दीज आर योर कैश क्रॉप्स। ये क्या हो गई? कैश क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें क्या है? रूबी कॉटन पहनती है, रूबी मतलब रबर, कॉटन पहनती है, कोकोआ, कॉफ़ी एंड टी को, टी में शुगर डालकर पीती है। इसके अलावा ये जो आपकी फूड क्रॉप्स हैं, ये क्या है? आपकी फूड क्रॉप्स है, खाने वाली क्रॉप्स। कसावा क्या है? एक स्वीट पटैटो के जैसे एक वेजिटेबल होती है, रूट वेजिटेबल। आपने शकरकंदी या स्वीट पटैटो खाए होंगे सर्दियों के टाइम पर इंडिया में, तो ये वैसी ही क्या होती है? एक सब्जी होती है, वेजिटेबल होती है। ठीक है, मेज़ हमें पता ही है, जो भुट्टा हम जिसकी बात कर रहे हैं। ग्राउंड नट्स मूंगफली, एंड राइस एंड बनाना, चावल और केला। ये सब क्या है? यहाँ की फूड क्रॉप्स हैं। और रूबी क्या करती है? बेसिकली जो रबर है वो क्या करता है? पाम ऑयल में डाल के उसको पका करके खाता है। सो दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स। फाइन, एंड लेट मी टेल यू, जो ये कसावा है एंड आपका जो बनाना है, ये दोनों क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं कॉन्गो पीपल के लिए। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में स्टेपल डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपल डाइट, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन कॉन्गो, राइट। और वहाँ के लोग इन सबको ग्रो करते हैं। अब ये बिल्कुल बहुत जल्दी से याद हो जाएगा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है कॉन्गो में। ठीक है, तो अभी तक एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो भी देख लिया है कॉन्गो के बारे में, पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ क्या देखी? जो हमारी द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, इट इज़ बेसिकली व्हाट? इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम DRC भी बोलते हैं। फाइन, ये कहाँ पे
is located है on earth, so it is located on the equatorial region in the continent of Africa, right? इसमें एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसको का नाम कॉन्गो भी है और जायर भी है, ठीक है, अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में। और कौन सी नदी बहती है? नाइल, जो कि सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, क्योंकि ये प्लेस इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड है इसलिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट ह्यूमिड है, फाइन। एंड इसी के साथ यहाँ पे इसकी गर्मी की वजह से हर बार शाम को बारिश हो जाती है 4 बजे के अराउंड, इसलिए इसे 4 o'clock रेनफॉल भी बोलते हैं, फाइन। इसी के साथ हमने क्या देखा कि मॉर्निंग के टाइम पर कॉन्गो का जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इवनिंग में आते आते, शाम को आते आते वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, राइट। और हमें इसके पीछे पता है कि लड्डू भैया की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लड्डू भैया का नेचर कैसा है, मतलब लैंड का जो नेचर है वो कैसा है, बहुत जल्दी गर्म हो जाना और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाना, राइट। फिर हमने देखा कि इस टेम्परेचर, इस क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, तो भाई बारिश इतनी होती है तो हर वक्त हरियाली ही हरियाली रहती है, इसलिए इस एरिया को नेचुरल जू भी बोलते हैं, क्योंकि इस बहुत सारे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट की वजह से, रेन फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स भी रहते हैं, फाइन। फिर हमने देखा कि वेजिटेशन के पार्ट में ही यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या क्या है, ठीक है। तो खाने में हमने देखा तो यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स हैं और कुछ फूड क्रॉप्स हैं, फाइन। और इनको हमने लर्न कैसे किया, इससे किया कि रूबी कॉटन पहनती है, कोकोआ कॉफ़ी और टी में शुगर डाल के पीती है, कसावा, मेज, ग्राउंडनट्स, बनाना एंड राइस को पाम ऑयल में पकाकर खाती है, राइट। यस स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सो देयर यू कैन राइट दिस आंसर, फाइन। सो यस, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी इसके बारे में, ठीक है। और यस, ये सब पढ़ते पढ़ते हम हमारा ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, भूलना नहीं है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? वी विल बी गोइंग टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि इंडिया से 10,937 किलोमीटर दूर है। 17 घंटे लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में, अगर हम मुंबई से फ्लाइट लेते हैं तो, ठीक है। और यस, राहुल जी भी हमारी बातें सुन रहे हैं, क्यों? ताकि हम अच्छे से हमारा ट्रिप एंजॉय कर सकें, है ना। कहीं पर भी जाने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत बढ़िया है। अब देखो, हमें समझ में आ गया कि यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से ऐसा कुछ और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बनाना, राइस ये हम लोग खा लेंगे, है ना। तो हम यहाँ से अब खाना नहीं लेके जाएंगे, हम बेसिकली रेनकोट वगैरह ले जाएंगे, कॉटन के कपड़े ज़रूर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ एक और चीज़ देखते हैं कि कॉन्गो के आसपास कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, है ना। जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के आसपास कौन कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, देयर आर सो मेनी प्लेसेस। तो सिमिलरली लेट्स सी कि कॉन्गो के आसपास भी क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हम घूम के आ सकते हैं। तो लेट्स नो अबाउट इट्स नेबर्स ऑल्सो, फाइन। तो ये जो कॉन्गो है, हमें पता है ये आप क्या है, नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है ना, नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। जहाँ पंखा चलता है वो नॉर्थ होता है, जहाँ बेबीज होता है वो साउथ होता है, ये सुनी है? ओके, एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो यही कॉन्गो का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसके नॉर्थ में क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और वी हैव सूडान। सूडान बोलो, साउथ सूडान बोलो, वन एंड द सेम थिंग। चलो ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे, अगर यहाँ पे भी हम घूम के आ पाए तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। इतना दूर जा रहे हैं 17 घंटे की जर्नी करके, यहाँ पर भी आ जाएंगे घूमकर, इजंट इट? यस। तो साउथ में, सॉरी नॉर्थ में ऊपर की तरफ कौन कौन है? वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और दूसरा सूडान है। अब अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे NN लगा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा है नॉर्थ में और ये भी है नॉर्थ में। अब आप सोच रहे होगे कि मैम फिर साउथ सूडान क्यों लिखा है? अरे इधर देखो, ये सूडान है तो इसका तो साउथ ही हो गया ना, इसीलिए मैंने कहा सूडान ही बोल लो, चलेगा, है ना। तो नॉर्थ में वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, फाइन।
और ईस्ट की तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा है, तो वी हैव युगांडा, वी हैव कीनिया, वी हैव तंजानिया एंड वी हैव बुरुंडी। ठीक है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, ईस्ट में पढ़ेंगे। तो ईस्ट में वी हैव 4 मोर कंट्रीज लाइक युगांडा, कीनिया, बुरुंडी एंड तंजानिया। ठीक है, ये सब कहाँ है, ईस्ट में है। साउथ में वी हैव अंगोला एंड जाम्बिया। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा जाम्बिया एंड अंगोला, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। और वेस्ट की तरफ वी हैव कॉन्गो, एक हमारी रिवर तो है ही सही, इसी के साथ वी हैव व्हाट, प्लेस ऑल्सो। तो वेस्ट में वी हैव कॉन्गो एंड गबॉन। ठीक है, इस पे क्यों नहीं चल रहा, एंड कैमरून इज ऑल्सो देयर, राइट। तो कॉन्गो, गेबॉन एंड कैमरून, दीज प्लेसेस आर अराउंड कॉन्गो। फाइन, तो हम देखेंगे कि अगर हमें जाना हुआ तो जब हम कॉन्गो जाएंगे तो लेट्स सी, हम यहाँ से, यहाँ पर आई थिंक हम कीनिया होकर आ सकते हैं एंड जाम्बिया होकर आ सकते हैं। ठीक है, बट लेट्स सी, दिस डिपेंड्स अपॉन आवर बजट ऑल्सो, इजंट इट, है ना। राहुल से भी तो बात करनी पड़ेगी। ओके, सो यस, दीज आर द वेरियस नेबर्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट हेयर वी टॉक्ड अबाउट द नेबर्स ऑफ कॉन्गो। फाइन, सो यस, ये सारी चीजें तो हो गई। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड यस, यहाँ की सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है माइनिंग। ठीक है, अब देखो माइनिंग प्लेसेस को अपन विजिट नहीं करेंगे, ठीक है, बट हाँ ये देख लेते हैं कि ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं आखिरकार, कॉन्गो के लोग, राइट। तो दूसरी एक्टिविटी ये लोग करते हैं माइनिंग की। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, जो आपका कहाँ है कॉन्गो जो है, राइट, जो कॉन्गो है इसे डायमंड्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, डायमंड्स कहाँ मिलते हैं, नीचे आपकी खानों में ही मिलते हैं बेसिकली, राइट। जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, नीचे आपकी लैंड है बेसिकली, राइट, उसी में ही मिलते हैं। ठीक है, तो डायमंड्स का क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो कॉन्गो है, और ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे कुछ और मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं। फाइन, अब ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है ना, या हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं कॉन्गो में। तो भाई अब इन सबको ऐसे याद करने से बढ़िया है, इसका भी एक फटाफट से तरीका बता देती हूँ कि कैसे याद करना है इसको। ठीक है, कैसे याद करना है इसको, इसके लिए हम याद करेंगे गोपाल जी को, है ना, कान्हा जी को नहीं, गोपाल जी को। गोपाल जी भी एक अलग नाम ही है कान्हा जी का, इजंट इट, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट वी हैव, गोपाल चला सोने। ठीक है, गोपाल जी चले सोने के लिए, राइट, और मैं चला कहाँ, मैं कहाँ चला हूं भाई, मैं चला यूकुलेले को चलाने। कहाँ लिखूं, यही लिख दूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम, भी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अब हमने क्या किया, इस चीज को लर्न करने के लिए, अब ऐसे ही हम याद करेंगे गोल्ड सिल्वर कॉपर, तो उसके बदले हमने क्या याद किया, गोपाल जी, गोपाल जी हैं आपका गोल्ड, चला, चला मतलब आपका है सी फॉर कॉपर, सोने मतलब सिल्वर, ठीक है, मैं मतलब मैंगनीज, ठीक है, चला फिर से चला है तो फिर से सी है, गोल्ड कॉपर सिल्वर मैंगनीज, फिर आपका सी किस लिए है, कोबाल्ट के लिए है। ठीक है, यूकुलेले मतलब यूरेनियम, ठीक है, और फिर चला, चलाने, फिर से चला किसके लिए है, कोल, right. So these are the various minerals that are found after the activity of mining in the country of Congo, in the country, that is to say in the Democratic Republic of Congo.
फाइन, सो दिस इज द थिंग। तो गोपाल चले सोने, मैं चला यूकुलेले चलाने, राइट। सो यस स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपनी एसएसटी को मजा करते करते याद कर सकते हो। आप जी फॉर आपका कोई फ्रेंड का नेम है तो आप वो भी ले सकते हो। मे बी आपकी फ्रेंड का नाम गीता हो, गणेश हो, अभी गणेश उत्सव उत्सव आने वाला है, राइट। तो लाइक दिस, ठीक है। और डायमंड्स के तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ही सही, और ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दिस कंट्री इज नॉट रिच विथ इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बेसिकली। फाइन, सो दिस इज द थिंग। अच्छा, कौन बताएगा कि यहाँ की कैपिटल कौन सी है? इतनी देर से मैं इसकी बात कर रही हूँ। लेट्स सी कि जो कॉन्गो है उसकी कैपिटल है क्या। कहाँ पे लिखे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कैपिटल है क्या? तो इसकी कैपिटल है किन्सहान्स, किन्सहान्स। दिस इज द कैपिटल। ये क्या है, कैपिटल है। अच्छा, ये तो दिखेगा ही नहीं, इससे लिखते हैं। दिस इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, ठीक है, किन्सहान्स। फाइन, सो यस दिस इज द थिंग। तो ये थी हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कि वहाँ के लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल टाइप के लोग हमें मिलने वाले हैं। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग, इससे ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं होता, राइट। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी है या फिर ये जो कंट्री है वो ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, ठीक है। और अगर ये रिच नहीं है तो इसका मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन भी कैसा होगा, थोड़ा सिंपल टाइप का होगा। फाइन, और वो अपनी नेचर से, अपनी जड़ों से, अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए और अटैच्ड लोग होंगे, ठीक है, राइट। अब ये क्यों ज़रूरी है जानना? ताकि हम जिस भी जगह को विज़िट कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और जिन लोगों से हम बात करने वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें उनसे किस तरीके की बातें करनी है, ठीक है। सो यस दिस इज द थिंग। फाइन, तो चलो अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ की वाइल्ड सफारी पर, ठीक है। यस, इसको नेचुरल जू भी बोला जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के एनिमल्स रहते हैं, राइट। बहुत सारे तरीके के एनिमल्स हैं यहाँ पे, राइट। एंड ऑफ कोर्स इतना घना जंगल है तो ये वाइल्ड लाइफ जाएगी कहाँ? और ऑब्वियसली वहाँ पे थ्राइव करेगी, फ्लरिश करेगी बेसिकली। एंड यस, अब ये जो इतने सारे नेम्स हैं ना, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी आप देखोगे, एक्वेटिक एनिमल्स भी आप देखोगे, और एरियल एनिमल्स भी आप देखोगे। फाइन, सो यस, यहाँ पे जो अब एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं बेसिकली, तो इनको लर्न करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक वर्ड, मैं, जीस, राइट, मैं, जीस एंड पीएफ। फाइन, अब इसका क्या मतलब हो गया? सिंपल सी बात है, मैं इज एम फॉर मंकी, ई फॉर योर एलिफेंट्स, फाइन, एच इज फॉर हिप्पोस या हिप्पोपोटामस, हिप्पोस बेसिकली, जी इज फॉर गोरिल्लास, फाइन, C for crocodiles, राइट। एंड यहाँ पे जैसे सूरज चाचू जल्दी आ जाते हैं ना, कुकूज भी हैं यहाँ पे, सुबह सुबह लोगों को उठा देते हैं। तो एक्सपेक्ट करना छुट्टी में भले कॉन्गो जा रहे हो आप, बट स्टिल क्या होगा, अरे कुछ गिर गया, ठीक है, फिर भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे आपको सुबह सुबह ही उठना पड़ेगा, बिकॉज दे मीन्स दिस लैंड इज रिच विद द वाइल्ड लाइफ और विच रिच विद द बर्ड्स ऑफ कॉल्ड कुकूज। कुकूज मतलब आपके जो मुर्गा है भाई, मुर्गा, राइट। सो यस, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे पैरट्स भी हैं, फाइन,
ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पे और सुंदर बर्ड्स हैं जो कि कहलाती हैं फ्लेमिंगोज। मैं बता दूं आपको, जब अभी आप बहुत बड़े हो जाओगे ना, अभी तो 5वीं कक्षा में हो, जब आप 9th 10th में कर आ जाओगे अराउंड, राइट, 11th 12th में, तो देयर यू विल फाइंड अ बुक विथ नेम फ्लेमिंगोज। अभी तो फ्लेमिंगो आपको कॉन्गो में मिल रही है, कुछ सालों बाद आपको ये अपनी किताबों में भी मिल जाएगी। यस, सो दिस इज द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, महजीज पीएफ, ऐसे याद रख सकते हो इसको, महजीज पीएफ। ठीक है, मेहनतजीज पीएफ, राइट, महनजीज पीएफ। ठीक है, अब देखो, मंकी, एलिफेंट्स, हिप्पोस, गोरिल्लाज, है ना, ये सब किस में आते हैं बेसिकली, आप देखोगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। क्रोकोडाइल्स, दे आर ऑल्सो वाइल्ड बेसिकली, बट हाँ वो पानी, दे आर लाइक, दीज आर बेसिकली लिविंग ऑन लैंड ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो, राइट, एम्फीबियंस, फाइन। So, and then we have birds, that is 3 birds, parrots, flamingos and cuckoos are also there. Fine, so these are the various wildlife, these are the variety of wildlife that we found here, that is in Congo. Fine, monkeys, elephants, hippos, gorillas, crocodiles, cuckoos, parrots and flamingos. Fine, so yes, that is the thing. ठीक है, चलो अब इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, हमने देख ही लिया कि यहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत रिच है, बारिश ऊपर से भी रिच है और नीचे से भी रिच है। नीचे बहती है जायर रिवर, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज दिस ओनली, बट द स्पेलिंग इज ZAIRE। ठीक है, सो यस, जायर रिवर इज ऑल्सो देयर विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्गो रिवर। फाइन, एंड ऊपर से भी हमेशा बारिश होती ही रहती है, तो वो जो नदी का पानी है वो हमेशा रिफिल होता रहता है। फाइन, सो यस, गॉड ने नेचुरली उसे रिफिल करके भेजा हुआ है। ठीक है, सो यस, रिवर जायर्स जो है वो यहाँ की मेन वाटर रिसोर्स है और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, इजंट इट। लेट मी टेल यू, कॉन्गो का हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे रोड्स, रेलवेज, ट्रेन्स, ट्राम्स एंड ऑल, दीज आर नॉट गुड एज सच। फाइन, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो मोस्टली रोड्स वगैरह हमें दिखते हैं, ठीक है, जो रेलवेज हैं या फिर रोड्स हैं, ये यहाँ के छोटे छोटे एरियाज़ को नहीं कनेक्ट करते, बट ओनली द मेन सिटीज़। जो यहाँ की मेन सिटीज़ हैं, जैसे किन्सहांस, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, तो वो मेन सिटी हो गई, और इसकी और भी जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो केवल इन्हीं को ही कनेक्ट करते हैं, और कुछ कुछ यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। बट येस, एज सच इन टोटलिटी द रोड सिस्टम, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ नॉट गुड एज सच इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, बट येस इट इज़ वेरी वेरी गुड इन सेंस ऑफ वाटरवेज। ठीक है, रिवर जायर को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है, एंड इट्स लाइक बीइंग यूज्ड इन अबंडेंस in many of the ways. फाइन, सो ये एक तरीके से इसको हाईवे भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हाईवे क्या होता है, हाईवे वो रोड होता है जो बहुत बिजी होता है, तो इसे कॉन्गो का हाईवे ही बोलते हैं। फाइन, सो दिस इज द थिंग, राइट, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, इसका मतलब अब जैसे मैं और राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, कोई और ज्वाइन करेगा ट्रिप पे तो बता देना। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अकॉर्डिंगली ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हर जगह के लिए यहाँ पे रोड्स और ट्रेन्स नहीं मिलने वाली, राइट। सो दैट इज टू से वी हैव टू प्लान आवर ट्रिप अकॉर्डिंगली टू दिस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। फाइन, और हमारे पास तो हमारा व्हीकल होगा नहीं, सो ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस ओनली। फाइन, सो येस, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। येस, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें वहाँ पे लोग कैसे मिलने वाले हैं। एक तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है, यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा भी अमीर या इस तरीके की सोसाइटी नहीं है। मोस्टली दीज आर वेरी यू कैन से डिसेंट, वेरी सिंपल काइंड ऑफ पीपल्स, वेरी सिंपल लिविंग पीपल आर दीज, राइट, विच आर इन्वॉल्व मेनली इन द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मिंग एंड माइनिंग।
fine, and with those activities only these people are earning their income. Fine, so we can expect decent and simple people over there. Fine, but yes, इसी के साथ ही जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में, अगर हमारे इंडिया में कोई लैंड करेगा तो वो क्या देखेगा कि अरे यहाँ पे तो इतनी सारे वेराइटी ऑफ पीपल हैं, कलर वाइज डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, रिलीजन वाइज अलग अलग लोग हैं, ट्रेडिशंस वाइज अलग अलग लोग हैं, कल्चर सबकी अलग अलग है, सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस, फोक डांस, क्लासिकल डांस, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन आवर कंट्री, इजंट इट? तो अब हमें इस बात को भी तो ध्यान रखना होगा कि जब हम कॉन्गो की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हम लैंड करेंगे तो हम वहाँ पे कैसे लोगों को एक्सपेक्ट करें बेसिकली। फाइन, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मोस्टली तो जो लोग हैं दे आर वेरी टॉल, दिखने में अपेरेंस वाइज दीज पीपल आर टॉल एंड दीज आर बेसिकली नीग्रोस। नीग्रोस का मतलब होता है डार्क स्किन पीपल एंड दे हैव कर्ली हेयर्स। दे हैव व्हाट? दे हैव कर्ली हेयर्स। इस तरीके के लोग हैं मोस्टली यहाँ पे कॉन्गो में, ठीक है, फाइन। और इसी के साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन वो थिनली है, थिनली मतलब ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है इस कंट्री में, ठीक है, थिनली भी बोल सकते हो, स्पार्सली पॉपुलेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, बहुत कम पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है भाई, हो गया। जो लोग हैं, बहुत से लोग कहाँ है? रूरल एरियाज़, दैट इज़ टू से विलेज एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तभी तो वो लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और बहुत ही प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। फाइन, इसी के साथ अब इनकी लैंग्वेज कौन सी है? बंटू, बताओ इनकी लैंग्वेज कौन सी है? बंटू, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हिस्ट्री में बहुत टाइम पहले, हिस्टोरिकल टाइम्स में क्या था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, इट वॉज ऑल्सो अ कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। हमारा देश भी था ना ब्रिटिशर्स के अंडर में, हम भी कॉलोनी थे, हम मतलब इंडियंस भी कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के, उसी तरीके से ये अफ्रीका भी था। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस देखते हैं, किसका? यूरोपियन कल्चर का भी। एंड इसीलिए यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या कि जो यहाँ के लोग आम भाषा को, कहने का मतलब है रोज़मर्रा में, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में बंटू लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियंस एंड स्पेशली ऑफ फ्रांस पीपल, क्योंकि एक टाइम पर फ्रांस का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस था, कहाँ पे? यहाँ पे, दैट इज़ इन कॉन्गो, दैट इज़ इन अफ्रीका बेसिकली। फाइन, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज में एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब कि इनकी जो सरकार है वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगी। फाइन, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज कौन सी ली? दैट इज फ्रेंच। फाइन, तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ कॉन्गो में जब घूमने जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें रोज़मर्रा के लोगों से बात करनी है। जब हमें एक आम आदमी से, कॉमन मैन से या कॉमन पॉपुलेशन से बात करनी है तो उस वक्त हमें बंटू लैंग्वेज को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हम सीख तो नहीं सकते अब इतना जल्दी, बट येस, अगर हमें वहाँ के लोगों से बात करनी है तो हमें किन से बात करनी होगी? वी आर सपोज टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ बंटू, राइट। बट येस, अगर मुझे वहाँ की सरकार मतलब वहाँ का जुडिशियल सिस्टम है ना, अब सोचो कि ना मैं और राहुल हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, ट्रिप पे पहुँच गए, वहाँ अचानक से क्या हो गया कि हमारा अम्ब्रेला चोरी हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा, पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा FIR लिखो। अब लिखने के लिए वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए दैट इज़ फ्रेंच, राइट। तो ऐसे कामों में बेसिकली हमें फ्रेंच की ज़रूरत होती पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें सरकार से रिलेटेड कोई काम करना हुआ, सो देयर वी नीड फ्रेंच लैंग्वेज एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ हमें वहाँ पे एक और तरीके के लोग देखने को मिलेंगे और वो कौन से हैं? वो शॉर्ट होंगे। अब जैसे नीग्रो, टॉल, कर्ली, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हो गए। एक और सेट ऑफ देखने को मिलेंगे जो कि शॉर्ट है, स्टेचर्ड है और उनको पिग्मीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिग्मीज,
राइट इसका ये वहाँ की लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है, शॉर्ट है और बेसिकली बिल्ट अप एंड ऑल उस तरीके से, स्ट्रॉन्ग बिल्ड काइंड ऑफ लोग होंगे। फाइन, तो कहने का मतलब है हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे हमें वहाँ पे, ठीक है। सो यस इस तरीके से, बट उनको पिग्मीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिग्मीज। क्यूट सा नेम है ना, छोटे छोटे से लोग, क्यूट क्यूट। सो पिग्मीज, राइट। और ये जो पिग्मीज होते हैं दे आर नोमैड्स बेसिकली। नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक जगह पे नहीं रुकते, अपनी भेड़ बकरियां लेकर वो बस चलाते रहते हैं, आगे जाते हैं। दे मेक देयर कैटल्स ग्रेज एंड दे जस्ट मेक देम मूव देमसेल्स along with them and they just also go further, right? So that is, these are the kind of people। और ये कौन सा काम करते हैं? नोमैडिक का, लाइक दैट्स अ नोमैडिक ट्राइब यू कैन ऑल्सो से, ठीक है। नोमैड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, इनका कोई अपना परमानेंट घर नहीं है। फाइन, सो दैट इज द थिंग। एंड यस ये जो पिग्मीज हैं दे आर इन्वॉल्व बेसलिंग अब क्योंकि देखो इनका कोई लैंड तो है नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये एग्रीकल्चर तो करते नहीं हैं और एक जगह रुकते भी नहीं हैं, तो माइनिंग वगैरह भी नहीं करते। तो ये अपना जीवन कैसे जीते हैं? हंटिंग करके और दूसरा गैदरिंग करके, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम इस जमाने में भी हंटिंग और गैदरिंग होती है? तो यही तो बताया मैंने अभी आपको कि ये बहुत ही प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोसाइटी है अभी, है ना। द पीपल हेयर आर, दे आर स्टिल वेरी मच अटैच्ड विद द नेचर, और नेचर से इन्हें जो मिल जाता है ये उसी में बहुत खुश रहते हैं। फाइन, सो दैट इज वॉट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है। एक तरीके के पीपल कौन है? टॉल, एकदम करली हेयर्स, नीग्रोस काइंड ऑफ। और दूसरी तरीके के शॉर्ट स्टैचर्ड, जिनको पिग्मीज बोलते हैं। जो टॉल हैं, जो पिग्मीज हैं, जो भी है, लेकिन कॉमन मैन जो है वो बंटू लैंग्वेज बात करता है, और जो सरकार है वो फ्रेंच लैंग्वेज बात करती है, ठीक है। और ये जो पिग्मीज हैं, राइट, ये जो छोटे वाले लोग हैं ना, छोटे हाइट वाले जो लोग हैं पिग्मी, दे आर नोमैड्स एंड दे अर्न देयर लिविंग थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग। वेयरएज जो ये टॉल हैं, एकदम टॉल टाइप वाले जो लोग हैं, दे डू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। Fine, so with this these people are earning their livelihood. Fine, so I think this is all is sufficient to know about a country before visiting it. What do you say? If you want to know anything else about it, let me know in the comment section. Fine, so yes, ओके इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे क्विज टाइम पर। देखते हैं कॉन्गो के बारे में कितना किसको याद रह गया है, ठीक है। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो यस लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो यस पहला क्वेश्चन क्या है मल्टीपल चॉइस में कि विच लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ DRC, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बात करते हैं, बोलते हैं? इटालियन, अफ्रीकन, पंटू या फ्रेंच? लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यस बताओ ज़रा जल्दी जल्दी से। ओके सो यस योर आंसर इज बंटू। यस बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बंटू इज द आंसर। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका? कौन सी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में? अफ्रीका की बात करें हम लोग, जायर, नाइल, अमेजोन या थेम्स? कौन सी रिवर है? बहुत आसान है, isn't it? यस नाइल तो भाई सबसे बड़ी है, isn't it? अब बाकी का आप बता दो। ओके सो यस इट्स योर जायर, दिस इज द वन, right? This is the one, this is the second largest. Which is the, like what is the staple food? We are talking about staple food, दो बताए थे मैंने आपको। staple food of the people of the DRC, Democratic Republic of Congo के कौन सा staple food है? कसावा, एप्पल, राइस या ग्रेप्स? ओके सो आई थिंक यू गेव द आंसर एंड इट इज कसावा, ठीक है, कसावा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द DRC डज नॉट हैव द डैश वॉट? अब DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कौन सा सीजन नहीं होता? आप ये याद कर लो कि हमने कौन कौन से सीजन के बारे में बात की और किसके बारे में बात नहीं की,
तो बस आप वो बता सकते हो। समर, विंटर, स्प्रिंग या रेनी, दो में कंफ्यूजन आएगा। देखते हैं कौन इस आंसर को गेस कर पाता है करेक्टली। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। लेट्स सी। बहुत गर्मी वाला देश है ये, और इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। तो अब आप इमेजिन करो कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कभी ठंडा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, दैट इज विंटर। यस, कॉन्गो ऐसा देश है जहाँ पे कभी सर्दी नहीं होती, बारिश हो जाती है। यहाँ पे गर्मियाँ तो हमेशा रहती हैं लेकिन सर्दी कभी नहीं होती। ठीक है, और यहाँ की बारिश को भी क्या कहते हैं? 4 o'clock रेनफॉल। बताओ क्या नाम है? ओके, द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज लोकेटेड इन द जायर बेसिन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, सो basically, so yes, democratic republic of the Congo is located in the अब यहाँ पे क्या हो गया जी? यहाँ पे हो गया कि यह इसका आंसर ही इसी में ही आ गया। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, सो यस, बट आप समझ जाना, है ना? यस, तो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो कहाँ पे लाई करता है? ऑन दिस कॉन्गो रिवर ऑल्सो एंड जायर रिवर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, so yes students, this is all about this Democratic Republic of Congo. I think this is very much clear to you all. So with this I say bye bye to you and I'll see you in the next video. Till then you can also plan your trip to the Democratic Republic of Congo. And मैं पूछती हूँ जा करके कि राहुल जी का अब क्या है ख्याल यहाँ चलने के लिए। ठीक है, और हम और क्या क्या आइटिनरी बना के जा सकते हैं। ठीक है, so yes, bye bye everyone, take care and have a great day ahead. And yes, of course, study well, prepare well for your exams. All the very best.